चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो फर्स्ट यहां पर है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नमस्ते। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंबाइन का मतलब क्या होता है? द वर्ड कंबाइन, जब एक से ज़्यादा चीज़ें आपस में जुड़ जाती हैं, हाँ, तो वो कंबाइन है ना। तो इसी तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी कोई 2 या 3 चीज़ें होंगी, वे जुड़ के एक बना लेंगी, तो उसे बोला जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे C+O2 से बन जाए CO2, तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें लिखिए A combination reaction also known as synthesis reaction, synthesis reaction is a chemical reaction where two or more reactants रिएक्टेंट जानते हो, वो जो एरो होती है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ें रिएक्टेंट होती हैं, राइट हैंड साइड वाली चीज़ें प्रोडक्ट होती हैं। 2 or more reactants combine to form a single product. Full stop. Next टाइम लिखिए this is represented by general equation A plus B arrow gives AB, A plus B gives AB। ठीक है, जहां पर A और B क्या है? रिएक्टेंट है, और AB जो नया एक प्रोडक्ट बना वो है ना। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर आपका कैसे बनता है? 2 times of H2 गैस में होती है, इसलिए ब्रैकेट में G लिख दिया है ना, प्लस 1 times of O2, ये गैस होती है तो यहाँ पे G लिख दिया है, गिव्स 2 times of H2O। ठीक है, 2 times of H2O। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं और H2O बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए कार्बन किस फेज में होता होगा? सॉलिड, लिक्विड या गैस? सॉलिड है ना। ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे? ऐसे लिख देंगे, प्लस O2 किस में होता है? गैस में, गिव्स CO2, और CO2 फाइनली किस में होता है? गैस में। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर क्या है। अगर टेम्परेचर हाई रहा तो ये गैस हो सकता है, वाटर वेपर बोलेंगे, टेम्परेचर कम रहा तो लिक्विड हो सकता है। तो इसलिए मैंने वो छोड़ दिया, क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है यूजुअली, है ना। चलिए, तो ये हमारी पहली रिएक्शन होती है। नेक्स्ट लिखेंगे एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन।
एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो शब्द का जो यूजुअल मीनिंग है वो है बाहर को जाना, किसी चीज़ का बाहर होना, निकलना, है ना। तो एक्सोथर्मिक, थर्मिक जब भी थर्म THERM थर्म वर्ड होता है तो उसका मतलब होता है एनर्जी से। जैसे क्लास 11 में एक चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, तो वो पूरा का पूरा चैप्टर एनर्जी से रिलेटेड है। तो थर्म वर्ड का मतलब है एनर्जी, एक्सो का मतलब है बाहर। तो एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हो रहा होगा, एनर्जी जिसमें बाहर निकल रही है, मतलब कि रिएक्टेंट दो, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट कुछ हैं, फिर कुछ प्रोडक्ट बन रहा है और एनर्जी भी निकल रही है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होगी जिसमें कि एनर्जी बोल लें या हीट बोल लें, वो निकलती है। और उसका उल्टा एंडोथर्मिक, एंड का मतलब तो ख़त्म करना एक तरीके से। एंडोथर्मिक वो होगी जो हीट कंज्यूम करेगी, वो एंडोथर्मिक, जो हीट रिलीज करेगी वो एक्सोथर्मिक। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस releases energy अब एनर्जी की दो फॉर्म होती हैं, हीट और वर्क, है ना। तो उसमें जो हीट वाली चीज़ है ना, तो ब्रैकेट में लिखिए यूजुअली एज हीट ब्रैकेट क्लोज फुल स्टॉप, वो कॉमा, causing the temperature to rise, ठीक है। मतलब अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती होगी तो हीट निकलती होगी, और वो हीट जो भी रिएक्शन हो रही है वहाँ पे, वो हीट अगर वहीं पे अगर एक तरीके से रहेगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ा देगी, है ना। causing the temperature to rise फुल स्टॉप। नेक्स्ट टाइम में लिखिए एंडोथर्मिक रिएक्शंस एब्जॉर्ब एनर्जी, अब ब्रैकेट में अगेन लिख लीजिए यूजुअली एज हीट, कॉमा, अगर आप कहीं से हीट निकाल रहे हो तो फिर उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, घटता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, क्योंकि आप उससे हीट निकाल रहे हो, है ना। तो लिखिए कॉमा, causing a drop in temperature। चलिए एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कार्बन का जलना, कार्बन का मान लीजिए या कोयले का मान लीजिए, जो कोयला है वो 90% उसमें कार्बन ही होता है। जब कोयला जलाते तो हीट निकलती है, ठीक है। तो एक एग्जांपल लीजिए बर्निंग ऑफ कोल। तो यहाँ पे देखिए कार्बन सॉलिड, कोयले के अंदर यूजुअली कार्बन ही है, प्लस आपका O2 गैस गिव्स CO2 गैस, और प्लस यहाँ पे निकलती है आपकी ये हीट, आपकी बहुत सारी इसमें हीट निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फॉर्मेशन ऑफ वाटर। जो वाटर फॉर्म होता है तो ये रिएक्शन आपकी है 2 टाइम्स ऑफ H2 गैस प्लस आपका O2 गैस, इससे बनता है आपका 2 टाइम्स ऑफ H2O, और वाटर के फॉर्म होते टाइम भी हीट यहाँ पे निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जानते हो, CNG का नाम सुना है। CNG की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेल्प के लिए CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और वो गैस होती कौन सी है, गैस कुछ तो होती होगी ना, वो गैस होती है आपकी CH4
और CH4 का नाम क्या है? CH4 का तो नाम पता है, नहीं पता है? मीथेन। CH4 का नाम है मीथेन। ठीक है, CH4 का नाम है आपका मीथेन। रिएक्शन लिख देता हूं मैं, CH4 गैस प्लस आपका 2 टाइम्स ऑफ O2 गैस, इससे आपका बन जाएगा CO2 गैस प्लस आपका 2 टाइम्स ऑफ H2O प्लस आपका ये हीट। ठीक है, प्लस आपका हीट। आपने कई बार देखा है जो नाले वगैरह होते हैं उनमें छोटे छोटे नीचे से बुलबुले से निकलते रहते हैं, देखा क्या आपने? कोई जो नाला है, नाले में जिसमें पानी बहुत धीरे धीरे चल रहा हो, जिसमें हम कहते हैं इसमें तो बहुत स्मेल आ रही है, देखा ऐसा नाला? उस नाले के जहाँ पर पुल है जिसके ऊपर से गुजर रहा है, उस पुल पे थोड़ी देर खड़ा होइए और आप देखेंगे कि छोटे छोटे जगह जगह से इधर से बुलबुला सा निकला, एक बुलबुला इधर निकला, एक बुलबुला इधर निकला, छोटे छोटे उसमें से बबल्स निकलते रहते हैं। तो वो क्या होता है? करने की कोशिश की है? मतलब मुझे लगता है तुमने पहले देखा ही नहीं है, हैं? हाँ। तो होता क्या है, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, देखिए जो नाले हैं उसमें जो है बहुत सारा सीवेज वाटर ये सब भी जाता है ना? और जो भी सीवेज वाटर है वो किससे बना है? ऑर्गेनिक मटेरियल से बना है। तो ऑर्गेनिक मटेरियल, पहले मैं दूसरी चीज़ बता देता हूँ, उसके बाद इसे बताऊँगा, है ना? क्या आपको पता है कि जो हम जब सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन जो करते हैं, उसके थ्रू भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं उसका होता क्या है ये बताइए? हम जो ऑक्सीजन लेते हैं बॉडी उसका क्या करती है? एनर्जी बनाती है। बहुत बढ़िया। एनर्जी बॉडी किस चीज़ से बनाती है? केवल उस ऑक्सीजन से? ग्लूकोज से, है ना? हम जो खाना खाते हैं, चाहे हम आटे से बनी हुई रोटियां खाएं, चाहे चावल खाएं, चाहे आलू खाएं, उन सब में होता है स्टार्च, और स्टार्च बना होता है ग्लूकोज से। तो बॉडी में स्टार्च जाता है, फिर वो ग्लूकोज में टूट जाता है। तो हमारी बॉडी में ढेर सारा ग्लूकोज होता है। उस ग्लूकोज के कंबशन करने के लिए, उस ग्लूकोज से एनर्जी निकालने के लिए हमें चाहिए ऑक्सीजन, है ना? तो ग्लूकोज को मिलती है ऑक्सीजन, उससे बनती है CO2 और H2O और साथ में एनर्जी। ठीक है। हम जब सांस एक्सहेल करते हैं, इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, और एक्सहेल करते हैं तो उसमें ठीक ठाक अमाउंट में CO2 होती है। तो वो CO2 किसने बनाई है? हमारी बॉडी ने बनाई है ना। तो अब यहाँ पर एक ऐसे क्वेश्चन वो कर लीजिए, ऐसे लिखिए, डू यू नो, ऐसे लिख लिए, डू यू नो, डू यू नो, आगे लिखिए, डू यू नो respiration is an exothermic process. Respiration is an exothermic process. Respiration is an exothermic process. है ना? तो यहाँ पर देखिए, तो इसमें लिखिए थोड़ा सा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। इसमें लिखिए, we all know that we need energy to stay alive. We all know that we need energy to stay alive. Full stop. जिंदा रहने के लिए हमें जो है एनर्जी चाहिए। ठीक, ये एनर्जी हमें किस चीज़ से मिलेगी? फूड से मिलेगी। लेकिन फूड से कैसे मिलती है वो जानेंगे। आगे लिखिए, we get this energy from the food we eat. Food we eat like rice, potatoes, bread, etc. That contains carbohydrates. That contains carbohydrates. स्टॉप। कार्बोहाइड्रेट एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। हमारी बॉडी उस कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे ग्लूकोज में तोड़ देती है।
ठीक है, नेक्स्ट टाइम लिखिए, दिस कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन into glucose, broken down into glucose. नेक्स्ट टाइम लिखिए, this glucose and oxygen, this glucose and oxygen, ऑक्सीजन कौन सी जो हम इनहेल कर रहे हैं, ब्रैकेट में लिखिए, that we inhale ब्रैकेट क्लोज, combines and give us energy. We get energy, है ना। तो रिएक्शन देखिए क्या होती है यहाँ पे, C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज है, प्लस 6 टाइम्स ऑफ O2 gives 6 टाइम्स ऑफ CO2 प्लस 6 टाइम्स ऑफ H2O और प्लस आपकी एनर्जी मतलब बॉडी में अलग तरीके से एनर्जी कंज्यूम होती है। हम हीट लिखेंगे तो थोड़ा सा अटपटा लगेगा, तो ऐसा लगेगा खाना खाते कोई गर्म ऐसा बिल्कुल हो जाए मैं तो तपने लगा, ऐसा नहीं होता ना, वो एनर्जी अलग तरीके से बॉडी कंज्यूम करती है, ठीक है। तो ये एक ऑर्गेनिक मैटर, अगर हम यहाँ पे हम देखें, ये एक ऑर्गेनिक मैटर है, ये क्या है, एक ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका हम कह सकते हैं कि इसका कंबशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है उसको बोलते हैं एरोबिक ऑक्सीडेशन, AEROBIC, एरोबिक ऑक्सीडेशन, ठीक है, एरोबिक ऑक्सीडेशन। दैट मीन्स अगर कोई ऑर्गेनिक मैटर है और उसको ऑक्सीजन मिलती है तो एरोबिक ऑक्सीडेशन होता है, जिसमें प्रोडक्ट इस तरीके से बनते हैं, उसमें CO2 H2O और एनर्जी निकलती है ना। वहीं अगर कोई ऑर्गेनिक मैटर है और यहाँ पर ऑक्सीजन ना हो तब भी वो डिकम्पोज होता है ना, तब वो बनाता है आपका यूजुअली CH4 और अदर मटेरियल आपका यहाँ पर यूजुअली H2O, है ना, मीथेन, वो बनाता है आपका मीथेन। और ये जो बोलते हैं इसे बोलते हैं एनारोबिक ऑक्सीडेशन, एनारोबिक एन मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये ऑक्सीडेशन हुआ है। वो तो जो नाला रहता है उसमें इतना ज़्यादा उसमें पानी में और गंदगी रहती है कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन बचती ही नहीं है। आपको पता है जो नदियों का पानी आता है उसमें ऑक्सीजन रहती है, पता नहीं पता है, नहीं पता है। मछलियाँ को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, मछली पानी के अंदर रहती है, पानी के ऊपर उड़ती है, तो अंदर रहती है तो इसका मतलब पानी में से कहीं से वो ऑक्सीजन लेती होगी, वो ऑक्सीजन पानी में ही घुली हुई रहती है, वो उसी ऑक्सीजन को लेती है। लेकिन नाले वगैरह जो होते हैं इनमें ऑक्सीजन लगभग वो ख़त्म हो जाती है क्योंकि इनमें चीज़ें डिकम्पोज हो रही हैं। तो फिर जब चीज़ें वहाँ पर डिकम्पोज होने के लिए ऑक्सीजन नहीं बचती तब वो जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो अपना एनारोबिक ऑक्सीडेशन करने लगता है और एनारोबिक ऑक्सीडेशन से बनती है मीथेन, ठीक है। तो नालों में अगर आपको छोटे छोटे बुलबुल इस देव से दिखें तो वो मीथेन के बबल्स हैं, समझ गए। ये लिखिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वहाँ तक हो गया, ये हो गया। चलिए तो देखिए ये जो रिएक्शन है इसका उल्टा एक जगह पर रिएक्शन ये होती है, क्या आप बता सकते हैं?
कहाँ पर होती है, इसका उल्टा एग्जैक्ट। CO2 प्लस H2O से मिलकर ग्लूकोज बनता हो और ऑक्सीजन निकलती हो, ये कहाँ पर होती है? प्लांट्स में, फोटोसिंथेसिस में होती है। तो ऑब्वियस है कि अगर इस रिएक्शन में एनर्जी निकल रही है तो इसकी उल्टी रिएक्शन में फिर एनर्जी लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगी। तो यहाँ पर देखिए 6 टाइम्स ऑफ CO2 प्लस 6 टाइम्स ऑफ H2O प्लस एनर्जी फोटोसिंथेसिस, जब ये फोटोसिंथेसिस होता है तो आपका बनता है C6H12O6 और प्लस आपका 6 टाइम्स ऑफ O2, ये आपका बनता है। ठीक है, तो एक ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें लिख लीजिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये देखिए डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन, यहाँ पर देखिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को ही लाइमस्टोन बोला जाता है ना। जो घरों में जो लोग पत्थर, ये तो टाइल हैं, जो पत्थर जो लगवाते हैं वो किससे बना होता है? वो लाइमस्टोन का बना होता है यूजुअली, है ना। इसको अगर हम हीट देते हैं प्लस हीट, तो ये आपका टूट जाता है किस में? ये आपका सॉलिड होता है, प्लस आपका टूट जाता है CaO सॉलिड प्लस आपका CO2 गैस, इसमें आपका टूट जाता है। तो ये आपका एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट उसमें और आगे लिखिए, सी लिखिए डिसॉल्विंग अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, डिसॉल्विंग अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, डिसॉल्विंग अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। अमोनियम क्लोराइड होता है NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड को जब आप पानी में डिसॉल्व करते हैं तो जो पानी है वो ठंडा हो जाता है। ठंडा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि कोई चीज़ है जो वहाँ से पानी से हीट ले रही है, और पानी से फिर हीट कौन ले रही है? अमोनियम क्लोराइड पानी में डिसॉल्व होने के लिए हीट लेता है, तो इसका मतलब ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो लिखिए डिसॉल्विंग अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, इसमें लिखिए दिस रिएक्शन एब्जॉर्ब हीट, दिस रिएक्शन एब्जॉर्ब हीट, दिस रिएक्शन एब्जॉर्ब हीट absorb heat, comma making the water colder, making the water colder, making the water colder, making the water colder, and is the principle behind instead, and is the principle behind instant cold packs, instant cold packs, instant cold packs। कोल्ड पैक्स सब टाइप के वे आते हैं, कुछ पाउच टाइप से, और उनको जब हम तोड़ते हैं तो अमोनियम क्लोराइड और पानी आपस में मिक्स हो जाते हैं और वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, इन्हें बोलते हैं कोल्ड पैक्स। नेक्स्ट लिखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हमारी थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन शब्द का मतलब है कंबाइन होना, डिकम्पोज का मतलब है डिसोसिएट होना या टूटना, है ना।
तो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी उसमें तो A प्लस बी से ए बी बनता था, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ए बी से ए प्लस बी बने, मतलब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा है। ठीक है, तो इसमें लिखिए ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन A decomposition reaction is a chemical reaction where a single compound breaks down into two or more simpler products comma वो फुल स्टॉप है ना। दिस रिएक्शन इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय AB gives A plus B. This reaction is usually represented by AB arrow A plus B. एग्जाम्पल में देखेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, तो यहाँ पर देखिए 2 टाइम्स ऑफ FeSO4 सॉलिड, हम इसको हीट करते हैं। देखिए हीट का जो साइन है, या तो आप यहाँ पे प्लस लगा के हीट लिखें, या हीट के लिए एरो के ऊपर ये बना देते हैं ऐसे, ये ट्रायंगल। ठीक है, इसका मतलब होता है हीट, और जब इसे हीट करते हैं तो आपका बनता है Fe2O3 सॉलिड प्लस आपका SO2 गैस प्लस आपका SO3 गैस, ये आपका बनता है। ठीक है, अब इसकी एक्टिविटी दी हुई है, तो यहाँ पर एक्टिविटी ऊपर देखिए ये फेरस सल्फेट के क्रिस्टल हैं, है ना, FeSO4। लेबोरेटरी में FeSO4 फेरस सल्फेट रखा रहता है डिब्बों में, उसके छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं, जैसे चीनी होती है, चीनी के क्रिस्टल होते हैं, वे छोटे होते हैं, फेरस सल्फेट के थोड़े से और बड़े हैं, इस टाइप से क्रिस्टल फॉर्म में रखा रहता है। ये ग्रीन कलर के, यूजुअली लाइट ग्रीन कलर के, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ग्रीन है, लाइट ग्रीन कलर के क्रिस्टल होते हैं। जब आप इसको हीट करना शुरू करेंगे, है ना, ऑन हीटिंग, जब आप इसको हीट करना शुरू करेंगे तो इससे Fe2O3 बनने लगेगा, है ना, और Fe2O3 का कलर जो है वो आपका ब्राउन टाइप का कलर है, तो ये आपका बनने लगता है ना। आपका फिर ये इस तरीके से जो ग्रीन कलर है ये आपका चेंज होने लगता है और इससे ब्राउन कलर Fe2O3 बनने लगता है। ठीक है, ये बनने लगता है, ये आपका बनने लगता है Fe2O3, और यहाँ पर
गैस निकल रही होती हैं, SO2 एंड SO3 गैस, ये यहाँ से लीव कर रही होती हैं। तो बोलता है कि आपको अपनी जो नोज़ है वो इसके पास नहीं लानी चाहिए क्योंकि ये सफोकेटिंग गैस है। पहले ये डायग्राम बनाएंगे फिर लिखेंगे आगे। बना लिया? चलिए लिखिए इसमें क्या हमें करना है। आपको फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लेने हैं, ठीक है। तो लिखिए इसमें पहला पॉइंट लिखिए, टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल in a dry boiling tube एक नॉर्मल, देखिए जो टेस्ट ट्यूब होती हैं, टेस्ट ट्यूब लेबोरेटरी में 2-3 तरीके की होती हैं। वे होती हैं टेम्परेचर के बेस पर कि कौन सी टेस्ट ट्यूब कितना टेम्परेचर हैंडल कर सकती है। जो नॉर्मल टेस्ट ट्यूब होती हैं वे कम टेम्परेचर सस्टेन करने के लिए हैं, है ना। और अगर आपको और ज़्यादा हाई टेम्परेचर सस्टेन कराना है तो बोरेक्स, मतलब कि वो बोरेक्स टाइप के सब्सटेंस मिले हुए होते हैं तो वो और ज़्यादा हाई टेम्परेचर सस्टेन कर पाती हैं, है ना। बोरेक्स ग्लास समथिंग की बनी होती हैं, तो उसी को यहाँ पे बोल रहा है कि बॉइलिंग ग्लास ट्यूब, है ना, बॉइलिंग ट्यूब, है ना। नेक्स्ट लिखिए, हीट द बॉइलिंग ट्यूब over the flame of a burner or spirit lamp as shown in figure full stop। नेक्स्ट टाइम लिखिए, व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो हमारी इसमें ऑब्जर्वेशन जो रहती है कि फेरस सल्फेट के ग्रीन कलर के क्रिस्टल रहते हैं। वो ग्रीन कलर के क्रिस्टल का जो कलर है वो चेंज होने लगता है और धीरे धीरे वो ब्राउन की तरफ जाने लगता है। और टेस्ट ट्यूब के अंदर से कोई गैस निकल रही होती है ना, कोई गैस निकलती हुई दिखाई पड़ती है। तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो वो जो गैस है वो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस वहाँ से निकलती है। तो इसमें लिखिए, एज द फेरस सल्फेट इज हीटेड the color of crystals starts to change।
color of crystal starts to change to brown due to the decomposition of ferrous sulfate. Decomposition of ferrous sulfate, full stop. The ferrous sulfate formed is solid. The ferrous sulfate formed is solid. Full stop. Along with these two gases, sulfur dioxide, ब्रैकेट में लिखिए SO2 एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड आर फॉर्म्ड। ठीक है, चलिए, तो इसकी एक्टिविटी दी हुई थी तो आपको वो पूछ सकता है। नेक्स्ट देखिए, डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। CaCO3 का जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, ये सॉलिड होता है। इसको जब आप हीट करते हैं तो यहाँ से ये बनता है CaO सॉलिड, और यहाँ से आपकी CO2 गैस ये आपकी निकलती है। इसको लिखिए, जो CaO होता है, जो CaO होता है, इसे बोलते हैं क्विक लाइम। हिंदी में इसे बोला जाता है बिना बुझा चूना, है ना। ये जो CaO रहता है, इसको जब आप पानी में डाल देते हैं तो ये बन जाता है CaOH ट्वाइस, ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, इसे बोला जाता है स्लेक्ड लाइम, है ना। जो CaO होता है, CaO used in the manufacture of cement। आपने सुना होगा कि पुराने टाइम में जो दीवारें थी, आप पुराने टाइम के कोई किले वगैरह देखते हो तो उसमें जो पत्थर रहते हैं वे पत्थर आपस में कैसे सेट किए जाते हैं। उस टाइम तो सीमेंट था नहीं, सीमेंट तो अब से 150-200 साल पहले आया है। वे कैसे एक दूसरे के साथ सेट किए जाते थे? लाल किला देखा है, कोई और किला देखा है, उन किले में पत्थरों से बने हुए हैं वे। तो एक पत्थर को दूसरे पर रख देंगे तो बिल्कुल ऐसा फिक्स तो होगा नहीं, वो तो हिलेगा। एक ईंट दूसरे ऊपर रख दो बिल्कुल तो होगी नहीं, तो उसमें सीमेंट बीच में लगाया जाता है, फिक्स हो जाए। तो सीमेंट तो लगभग अब से 150-200 साल पहले आया है। तो उससे पहले कैसे किए जाते थे? वे चूने से किए जाते हैं ना। वो जो बोलते हैं कि चूने से चिनी हुई दीवारें हैं, ये सुना होगा आपने, ये दीवारें चूने से चिनी हुई हैं। तो जो CaO है, CaO में पानी मिलाते थे तो CaOH ट्वाइस का एक स्लरी बनती थी, उससे आपकी ये दीवारें चिनी जाती थी, है ना। तो ये जो CaO है, आज भी सीमेंट जो होता है उसमें 25-30% जो कॉम्बिनेशन है या फिर और भी ज़्यादा हो सकता है, वो आपका CaO का रहता है, ठीक है। दूसरा जो CaOH ट्वाइस है ना, आपने देखा होगा कि शहरों में जो होता है, शहरों में तो दीवारों को कलर करने के लिए पेंट्स आते हैं, है ना। पेंट्स, इमल्सन, इस टाइप की चीज़ें आती हैं। लेकिन अगर हमें थोड़ा सा सस्ते में काम चलाना है तो गांव वगैरह में क्या करते हैं, CaO लेके आते हैं, CaO लेके आते हैं क्विक लाइम,
एक बड़ा सा ड्रम लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं और पानी में ये CA उसमें डाल देते हैं। CA उसमें एक तरीके से घुलता है, उसमें हीट भी जनरेट होती है ना। इस रिएक्शन में देखें तो यहाँ पर हीट भी जनरेट होती है और थोड़ी देर में आपका बन जाता है सिलेक्ट लाइम। ये वाइट कलर का एक सॉल्यूशन होता है, सफ़ेद रंग का घोल होता है, गर्म होता है। जब ये इसमें डालते हैं तो काफ़ी गर्म हो जाता है। फिर ये थोड़ी देर रखा छोड़ देते हैं, ठंडा हो जाता है रखा और इससे फिर जो है दीवारों को कलर किया जाता है। वाइट कलर का होता है ये। अगर आपको कोई कलर करना है, कोई कलर उसमें मिलाना है तो ब्लू कलर के, येलो कलर के उसमें अलग से कलर आते हैं। उस वाइट कलर के घोल में आप ये डाल दीजिए, फिर वो ब्रश से कर दीजिए। ठीक है। तो गांव वगैरह में जो वाइट वॉश किया जाता है वो चूने से किया जाता है ना। इज यूज्ड फॉर द वाइट वॉश ऑन वॉल। ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपकी हैं ये। ठीक, समझ में आ रहा सब? अगले पे चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ। ये कौन सी है? फोर्थ है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट अंग्रेजी के शब्द डिस्प्लेस से बना है। डिस्प्लेस का क्या मतलब होता होगा? हैं? डिस्प्लेस का मतलब डिस्प्लेस और रिप्लेस सिनोनिमस टाइप के से वर्ड हैं। रिप्लेस कर दिया। अंग्रेजी भाषा में रिप्लेसमेंट जल्दी यूज होता है और केमिस्ट्री में फिर वही रिप्लेसमेंट नहीं डिस्प्लेसमेंट है ना। एक को हटाकर दूसरा आ गया। एक कोई राजा था, उस राजा को रिप्लेस करके दूसरा राजा आ गया। तो ऐसे ही कोई कंपाउंड है, उसके अंदर कोई एलिमेंट है, उस एलिमेंट को हटाकर दूसरा एलिमेंट आ जाए तो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोली जाएगी, है ना। तो लिखिए इसमें, ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन। ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन। A displacement reaction is a chemical reaction where one element replace शब्द लिखा है ना। where one element replace another element in a compound। ठीक है, फुल स्टॉप। दीज रिएक्शंस आर यूजली रिप्रेजेंटेड एज A प्लस BC। ये कंपाउंड था, C के साथ B जुड़ा हुआ था। अब A B को हटा देगा, B तो आपका अलग हो जाएगा, प्लस आपका AC, है ना। समझे? रूम नंबर 1 में चलेगी क्लास अब, है ना। A यहाँ पर आता है और B को यहाँ से बाहर निकाल देता है, रिप्रेजेंट बाय दिस, है ना। BC जो कंपाउंड है उसमें कंपाउंड A मतलब एलिमेंट A ने B को हटा के खुद बैठ गया। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, Fe सॉलिड प्लस आपका CuSO4 एक्वस। एक्वस का मतलब जानते हो, पानी में बनी हुई रिएक्शंस को एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा? FeSO4 बन जाएगा। अब FeSO4 का एक्वस सॉल्यूशन प्लस आपका Cu सॉलिड ये बन जाएगा। Zn सेम उस तरीके से सेम रिएक्शन आपकी, Zn सॉलिड प्लस आपका CuSO4 एक्वस, ZnSO4 एक्वस प्लस आपका Cu सॉलिड, Pb सॉलिड प्लस आपका Cu2Cl2 एक्वस गिव्स PbCl2 प्लस आपका ये Cu सॉलिड। ठीक है, ये तीनों रिएक्शंस में अगर हम देखें
तो आयरन कॉपर को रिप्लेस कर दे रहा है, जिंक कॉपर को, लेड कॉपर को रिप्लेस करके ये खुद बना ले रहा है। ठीक है, CuCl2 है ये, Cu2 नहीं है, CuCl2।